नमस्कार दोस्तों, द सिविल्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी या पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल को हम कैसे करें। देन मेरा पहला ही क्वेश्चन यही है कि हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे ऑप्शंस क्या लेना चाहिए क्या नहीं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको कैसे पता चले कि हमें यह ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना है और इसमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो मुझे लगता है कि आपको 5 पॉइंट हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप एक बेस तैयार कर सकते हैं कि मुझे ऑप्शंस को कैसे पढ़ना है। क्योंकि ऑप्शनल ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके अच्छे मार्क्स तो आते ही हैं और आपको लावासना जाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लावासना ट्रेनिंग है यूपीएससी सेंटर का, तो वहाँ आप जाएंगे और ऑब्वियस चीज़ है कि वो स्वर्ग है, सबके लिए बहुत ज़्यादा स्वर्ग है वो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं और ऑप्शनल के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि नहीं अब आपको ये ऑप्शन छोड़ना है और दूसरा ऑप्शन पकड़ना है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जीएस थोड़ी सी भी पढ़े हुए हैं तो आपको ऑप्शनल चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं कि क्यों हमें ऑप्शंस कैसे तैयार करना चाहिए, हमें ऑप्शंस की महत्ता या इंपॉर्टेंस को कैसे समझना चाहिए। उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन यही है कि आपको ऑप्शंस को कैसे चूज करना है। तो सबसे पहले आप गो थ्रू हुई आपके सिलेबस पर, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उसको सिलेबस देखा। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस देखा है तो आपको यह समझना शुरू हो जाओगे कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और क्या सिलेबस ये मेरे लिए उपयोगी है। अगर ये यूजफुल है सिलेबस तो आप उसको ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि इंटरेस्ट ऑफ द फील्ड, कि क्या आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका मान लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है, आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, तो क्या आप ज्योग्राफी लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही जानना है कि मेरी क्या फील्ड है, या आपको पहले ही समझना है कि क्या करना है आपको। ठीक है, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहती है कि किसी की मत सुनिए, सबसे पहले आप यह समझिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि आपका ही इंटरेस्ट होगा तो आप उसको मन लगा के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट यही रहता है कि चेक द सक्सेस रेट, कि सक्सेस रेट कितनी है। अगर आपको ये है कि आपने ले लिया कोई और सब्जेक्ट और उसकी सक्सेस रेट 0.1, 0.2, 0.3 या 0.4 समथिंग है, 1%, 2% समथिंग है, तो आप ये कहें कि मैंने ये क्या ले लिया। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ है कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टीचर्स बोल देते हैं कि नहीं सर ये सब्जेक्ट लीजिए। बिल्कुल मत लीजिए, आप सब्जेक्ट को वही चूज करिए जो आपको ज़्यादा अच्छे से लग रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको ड्रॉप कीजिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि सब्जेक्ट वही लेना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो। ठीक है, चौथी चीज आपकी यही रहती है कि आपका जीएस से क्या ओवरलैप हो रहा है। अगर जीएस से ओवरलैप हो रहा है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये ओवरलैप कहाँ कहाँ हो रहा है, किस किस फील्ड में हो रहा है। देन आप उसको चूज कर सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज आपको यही समझना है कि क्वेश्चंस कैसे करना है। उसके लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर्स लेने होंगे, 10 ईयर्स के पेपर्स लेने होंगे, और दूसरी आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप सिलेबस और 10 ईयर्स के पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज करना है। आपके ओवरलैप जीएस में हो रहा है, मान लीजिए कि आपका कोई भी सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आप जीएस में कर सकते हैं उसको, क्या जीएस में अप्लाइड कर सकते हैं। अगर आपका अप्लाइड नहीं हो रहा है तो कोई मतलब थोड़ा ना है। अगर आपका अप्लाइड हो रहा है और कैसे अप्लाइड हो रहा है, जब आपने यह जानने की कोशिश की तो ऑप्शंस आप उसको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें वो लेना चाहिए जो पॉपुलर हो, यूपीएससी में पॉपुलर हो। अब ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट कुछ और है और पॉपुलर कुछ और है, तो आप कोई मतलब नहीं उसका। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो मेडिकल ऑप्शंस लेते हैं, कुछ जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल ना लेकर के ज्योग्राफी लेते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं वो ज्योग्राफी लेते हैं। यानी ये हमें समझना होगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ हमें यही देखना है कि मार्क बूस्ट कैसे हो रहे हैं। अगर आपको ऑप्शनल्स में यह समझ में आ गया कि हमें कैसे लेना है, उसके लिए एक और जिम्मेदारी है आपकी कि आप लेकिन 11 to 12 एनसीईआरटी को जरूर खत्म करिए, जिससे आपको एक इंटरेस्ट जगेगा कि मुझे क्या लेना चाहिए, और उसको समझिए, उनके क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप ऑप्शनल पे जाइए, क्योंकि तभी तो आपको ऑप्शनल समझ में आएगा। ठीक है, मैं अब ज्योग्राफी के बारे में आपको समझाऊंगा कि ज्योग्राफी को कैसे लेना चाहिए और कैसे नहीं लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि क्या आपका इंटरेस्ट फील्ड है। दूसरी चीज़, उसके सिलेबस को जानना होगा। तीसरी चीज़, कितनी सक्सेस रही है। चौथी चीज़ कि क्या पॉपुलर है और यूपीएससी में क्या ओवरलैप हो रहा है जीएस से। अगर ये ओवरलैप हो रहा है जीएस से तो कितना ओवरलैप हो रहा है। ऑप्शन को चूज किया। अब ऑप्शन चूज करने में मैं ज्योग्राफी को क्यों आपको लेना चाहिए, क्या सक्सेस रेट है उसकी, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि इसका सिलेबस आप देखें। ज्योग्राफी में सबसे पहली चीज यही रहेगी कि आपको उसका सिलेबस देखना है, क्या सिलेबस है उसका। अगर आपको सिलेबस आपके जीएस से ओवरलैप हो रहा है तो आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से नहीं, इवन दो मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ उसके सिलेबस को आप जाइए। मैं कुछ सिलेबस है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि कैसे सिलेबस को आपको जाना है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इवन दो उसके डायमेंशंस बहुत क्रिएटिव है। अगर आप लगातार उसको यूज़ करते रहेंगे, आपके डेली टू डेली लाइफ में ज्योग्राफी है, आप देखें कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप बाहर के टेम्परेचर को देखें कैसा है, ये इंडस्ट्री वहाँ लोकेटेड है तो क्यों है। आप देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, रेल रोड रेलवेज का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे है, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या रिसोर्सेस हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, टोटल डिफाइन करता है आपका ज्योग्राफी। लेकिन डिपेंड करता है कि क्या आपको उसके प्रिंसिपल्स पता हैं। अगर प्रिंसिपल्स पता होंगे तभी तो आप ज्योग्राफी को अप्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको प्रिंसिपल्स आने चाहिए। उस प्रिंसिपल्स को आप अप्लाइड कैसे करेंगे ज्योग्राफी में, यह आपको समझना है। आप ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पॉपुलर सब्जेक्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स एज वेल एज आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं वो सारे लेते हैं। ठीक है, उसका रीज़न ही यही है। सबसे पहली चीज़, उसमें मार्क्स डिडक्शन बहुत ही कम होता है, क्योंकि आप चाहे वो 6th में पढ़ रहे हो, अब ऑब्वियस चीज़ है कि आपने पढ़ा कि माउंटेन कैसे बने, तो ये तो आप 6th में भी पढ़ेंगे, 7th में भी पढ़ेंगे, तो ये बदल थोड़ा ना जाएगा कि माउंटेन कैसे बने, क्योंकि यही चीज़ है कि माउंटेन कैसे बने हैं कैसे नहीं बने, बस बदलेगा तो इसका इम्पैक्ट, कि क्या इम्पैक्ट रहा है इसका। क्वेश्चंस आता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी भारतीय जलवायु पर, देखिए भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, उन्होंने दो सब्जेक्ट को ओवरलैप कर दिया। पहला जियोमॉर्फोलॉजी के माउंटेन कैसे बनते हैं, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी कि उसकी जलवायु क्या रही है, फिर तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्टिनेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप ये सारी चीज़ समझेंगे तो ज्योग्राफी बहुत ही आसानी से आप गैदर कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं कुछ एक डाटा बताता हूँ आपको कि ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं। जैसे एक डाटा है मेरे पास कि 2669 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी लिया, और उसमें से 314 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ज्योग्राफी से सिलेक्टेड हुए हैं, और उसमें
उनकी ग्रोथ रेट रही 5.6%। आप देखिए कारण है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, यहां कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहां सक्सेस रेट उसी की ज़्यादा है जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप माउंटेन पढ़ रहे हैं या वैलीज पढ़ रहे हैं या प्लेटू पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का मतलब ही यही है कि उसका ह्यूमन एस्पेक्ट कैसा है। ज्योग्राफी का मतलब ही यही है कि क्या जो वैल्यूज हो रही हैं उसका ह्यूमन लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। आप अप्लाइड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, डिपेंड ये करता है आपको। हमने ये जाना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और किस प्रकार से हमें चूज करना चाहिए। अब मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं ज्योग्राफी का। मेरा मानना यही है कि ज्योग्राफी को आपको क्यों चूज करना चाहिए। थोड़ी सी मैं विस्तृत चर्चा करना चाहूँगा ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी को आप कैसे पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप ज्योग्राफी ले रहे हैं तो। मैं ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर अभी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इसके सिलेबस के बारे में ब्रीफ करूंगा। उसके बाद मैं डेली टू डेली कोशिश करूंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शंस की वीडियो डालूं और ऑप्शन में भी उन टॉपिक को आपको उठाऊंगा जो आपको सबसे ज़्यादा हार्डली लगते हैं, क्योंकि मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि वोल्केनोज कैसे बनते हैं, नया सागर नेसेंट सी कैसे बनता है, माउंटेन कैसे बनते हैं, वैलीज कैसे बनती हैं। ये सारी चीज़ मैं आपको वहाँ बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पुटअप होता है, कैसे नहीं होता है। आखिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है तो उन्होंने क्या सिद्ध किया था, वैगनर थ्योरी ने क्या बोला हुआ था, ठीक है, हैरी हेस ने क्या बोला हुआ था, एरी प्राट, इन लोगों ने क्या बोला हुआ है, क्या है ये ज्योग्राफी। तो इस ज्योग्राफी के बारे में ये मैं कुछ जियोमॉर्फोलॉजी, जब पहला सब्जेक्ट उठाएंगे तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी उठाएंगे। पहली चीज आप एक चीज और समझिए कि ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी दो अलग थ्योरीज हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ह्यूमन एस्पेक्ट से देखा जाता है जबकि जियोमॉर्फोलॉजी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और रिलीफ के हिसाब से देखा जाता है कि आपके अर्थ पर क्या स्ट्रक्चर है और वो क्यों है, ये जियोमॉर्फोलॉजी बताती है। लेकिन ज्योग्राफी वो आपके ह्यूमन एस्पेक्ट को भी बताती है कि किस प्रकार से ज्योग्राफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ज्योग्राफी में आपके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में यहां पर आपके सेक्शंस में बटा हुआ है ए और बी। यहां पर ए में क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी, और बी में ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को आपको कैसे पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा एनालाइज किया गया है। और इवन दो आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ फिजिकल पढ़ते रहते हैं, ये हम सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि नेसेंट सी कैसे बना, वोल्केनोस कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक आता है तो क्यों आता है, कैसे आता है, क्या इसके कॉज होते हैं, क्या इफेक्ट आते हैं, क्या प्लेटें कैसे मूवमेंट होती है, प्लेटों का मूवमेंट होता ही क्यों है, इन सारी बातों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसका यूज कहाँ है ह्यूमन ज्योग्राफी में, कि आप ह्यूमन पर क्या अप्लाइड कर रहे हैं उस ज्योग्राफी का, यही यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न अब चेंज हो रहा है। पहले के क्वेश्चंस आते थे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी संकल्पना के आधार पर उसे विस्तार से चर्चा कीजिए। नहीं, आज वो नहीं है। आज हमें यह पता करना है कि जो भी फोल्डेड माउंटेन है, माउंटेन है, बलन पर्वत है, वो कैसे उत्पन्न हुए, लेकिन उसके साथ साथ क्या ये भारतीय जीवन पर, क्या ये विश्व जगत पर कैसे प्रभाव डालते हैं,
उन पर भी विस्तार से चर्चा कीजिए। सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा कि आखिर ये स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ह्यूमन ज्योग्राफी, क्यों ह्यूमन प्रोस्पेक्ट से पढ़ना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ समझाऊंगा। फिजिकल ज्योग्राफी में आपको 3-4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी: जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ज्योग्राफी। यानी यूपीएससी कहती है कि सबसे पहले इन पर्वत पठार की उत्पत्ति जानो कि कैसे ये पर्वत पठार बने हैं, उसके बाद इसका क्लाइमेट से क्या संबंधित है उसके बारे पर भी आप चर्चा कीजिए। अगर क्लाइमेट यानी मान लीजिए कि क्या इन पर्वत पठार में क्लाइमेट की इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं जाना, क्योंकि आप देखते हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ वैदरिंग होना चालू हो जाती है, और जब वैदरिंग होगी तो इरोजन होगा, और इरोजन होगा तो डिपोजिशन भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा डिपोजिशन हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही कहती है, यूपीएससी कहती है कि आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको जियोमॉर्फोलॉजी इसीलिए पार्ट दिया है कि उसकी इंपॉर्टेंस को जाने, क्या है इंपॉर्टेंस, क्यों ये बना है, कैसे नया सागर बना है, कैसे पर्वत बने हैं, कैसे वैलीज घाटी बनी है, कैसे कटक बनते हैं, कैसे कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है, कैसे महासागर का निर्माण हुआ है, सारी चीज आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन इस जियोमॉर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, या क्लाइमेटोलॉजी का इंपॉर्टेंस जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, उसके साथ साथ आपको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का इंटर रिलेशन है एक दूसरे के साथ। तो पूछा कि बलन पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा उसका सामरिक महत्व को भी समझाइए। अब बलन पर्वत कौन है? रॉकीज, एंडीज, हिमालयस, आल्प्स, ये सारे बलन पर्वत हैं। तो इनकी फॉर्मेशंस भी आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार से हैं। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाइमेट, सबकी चीज़ें अलग अलग हैं, उसका प्रभाव उस लैंडमार्क पर क्या पड़ता है, फिर उस लैंडमार्क से एरियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है। आप देखिए, मैं पर्सपेक्टिव ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, एरियल डिफरेंशिएशन टॉपिक है आपका। उस एरियल डिफरेंशिएशन में आपको ये पता चलेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी का क्या इंपॉर्टेंस रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी मीन्स क्या? क्लाइमेट, रेन, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन सारे इंपॉर्टेंस क्या है उसमें। वही ह्यूमन ज्योग्राफी में उसके साथ साथ ह्यूमन का कैसे वहाँ संरचना, वहाँ कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, ये सारी चीज़ आपको पता चलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी के साथ साथ क्लाइमेटोलॉजी का संबंध है, और क्लाइमेटोलॉजी का संबंध ओशियनोग्राफी से भी है, क्योंकि ओशियनोलॉजी भी आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि ओशियंस की क्या इंपॉर्टेंस है आपके में। मान लीजिए कि अगर आपकी जलधाराएं नहीं चलती हैं, अगर जलधाराएं नहीं चलेंगी तो क्या वहाँ के वातावरण को चेंज नहीं करेंगी? ऑब्वियस चीज़ें चेंज करेंगी। अगर वो वातावरण को चेंज करेंगी तो वो वायु राशियाँ, एयर मासेस को भी चेंज कर देंगी, और वहाँ के अगर एयर मासेस चेंज हो जाएगा तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, और अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ की एग्रीकल्चर, सारी इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा फैक्टर है जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें विकसित हुई हैं। यह जरूरी भी है, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल का मतलब ही यही है कि आप ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। आप जनरलाइज कर देते हैं, क्वेश्चंस को जनरलाइज कर देते हैं कि नहीं क्वेश्चंस ये देना है, क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल जनरलाइज करना है। नहीं, वहाँ ये नहीं जाना है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे है। दूसरी चीज़, आप लगातार देख रहे हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आती है कि ओशियनोग्राफी का ओशंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करीब हो गया है।
और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सीमित रखें इसको। आखिर क्यों? क्योंकि इसी को हमने नाम दे दिया ग्लोबल वार्मिंग। इसी को ही हमने नाम दे दिया ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल पे वार्म हो रही है, लगातार टेम्परेचर राइज हो रहा है। और अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उसका प्रभाव समुद्री जीव संसाधन पर तो पड़ता ही है, उसके साथ साथ मानव पर भी पड़ता है। इसीलिए यूपीएससी ने कहा कि आप जो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके बाद क्लाइमेट को जानिए और उस क्लाइमेट का ओशियंस इवन दो लैंड पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको भी समझिए। उन्होंने कहा कि इस ओशियनोग्राफी के साथ साथ वहां की मिट्टी कैसी है, क्यों डिग्रेडेशन होता है मिट्टी का, क्यों डिग्रेडेशन को हमें रोकना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए डिग्रेडेशन का, वो सारी चीजें हम यहां समझते हैं। फिर यूपीएससी कहती है कि आप उसके साथ साथ उसके एनवायरमेंट फैक्टर को भी समझिए कि क्या एनवायरमेंट फैक्टर है। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को स्थिर रखना है हमें, और अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर उसको स्थिर रखना है तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इंपैक्ट है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। क्यों हम COP 21, 22, 23, 24, 26 ये करते जा रहे हैं, क्यों क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट है। हम क्यों बोलते हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री को पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, क्या जरूरी है सोशल फॉरेस्ट्री को पढ़ना, क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से लॉ है हमारे पास, क्या कंट्रोल्स हैं, कैसे कंट्रोल्स करेंगे। ये फिजिकल ज्योग्राफी हमें सिखाती है। लेकिन भाई आप ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी वहां के साथ साथ यह भी बताती है कि ये रॉक्स अगर इतनी ज़्यादा मजबूत हैं तो वहाँ रिसोर्सेज हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, और अगर रिसोर्सेज वहाँ हैं तो वो क्यों हैं, क्योंकि वो ह्यूमन पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ह्यूमन पे काम कर रहे हैं। अगर वो ह्यूमन पर काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स मोस्टली कोस्टल रीजन पर ही विकसित हुए हैं। कर्नाटका हाईली डेवलप्ड क्यों, समझना हुआ कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कोस्टल रीजन पर ही क्यों है। ये पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ट्रेड कैसे होता है, लेबर कॉस्ट क्या है, फैक्टर ऑफ कॉस्ट क्या है, जीडीपी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, वो सारी चीजें आपको समझना होगा। इस ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ आपने एनवायरमेंट में क्या लॉसी ने कहा कि आप ह्यूमन ज्योग्राफी को तो पढ़ ही रहे हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का आप इंपॉर्टेंस समझिए किससे, आपके एनवायरमेंट से। आपका एनवायरमेंट क्या है। आप जानते हैं कि मानवीय सभ्यता सबसे ज़्यादा विकसित हुई है और उसने विकसित के साथ साथ उसने पर्यावरण को ह्रास किया है, लॉस किया है। आखिर कैसे? क्योंकि डेवलपमेंट हमने क्या किया है, अर्बन कर दिया है, अर्बनाइजेशन कर दिया है। अर्बनाइजेशन हमने इतना ज़्यादा कर दिया है जिसकी वजह से आज फ्लड की सिचुएशन आ जाती है, फ्लड की सिचुएशन लगातार रहती है क्योंकि हमने पेड़ पौधों को काट दिया। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि क्या एनवायरनमेंट पे इफेक्ट है। उसके बाद यूपीएससी कहती है कि आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पढ़िए, क्योंकि आपने यह तो समझ लिया कि एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी पर क्या आया है, लेकिन उस एनवायरनमेंट के साथ आप अपनी डेवलपमेंट को भी करिए। इसीलिए यूपीएससी ने कहा अब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़िए कि किस प्रकार से हम इकोनॉमी में डेवलपमेंट लेके आए, कैसे डेवलपमेंट होगा, ये सारी चीज आपको जानने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद यूपीएससी कहती है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके लिए करेंगे। अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया तो वो कैसे होगा, क्या पॉपुलेशन एक फैक्टर नहीं है, और उस पॉपुलेशन के लिए हमें यह भी तो चाहिए कि सेटलमेंट कहाँ है, हमें किस प्रकार से सेटलमेंट करनी है, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो चाहे वो रूरल हो। ठीक है। तो यानी यूपीएससी यही कहता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उस सिलेबस को, क्या आपका सिलेबस एक दूसरे से संबंधित है, क्या आपको उसको एनालाइज कर पा रहे हैं। अगर एनालाइज कर पा रहे हैं देन आपको पढ़ना चाहिए हो कि कैसे एनालाइज करना है आपको। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है। उसके बाद यूपीएससी कहता है कि देखिए, मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि यूपीएससी ने फिजिकल के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी को दिया, यानी
इसने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में चर्चा की कि आप वर्ल्ड के बारे में जाने कि किस प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध क्लाइमेटोलॉजी से है, क्लाइमेटोलॉजी का संबंध ओशिनोग्राफी से है, किस प्रकार से आपका ओशिनोग्राफी का संबंध सॉइल ज्योग्राफी से है, सॉइल ज्योग्राफी का संबंध एनवायरनमेंट से है। और उन्होंने कहा कि एज वेल एज ह्यूमन पर क्या प्रभाव आएगा, कैसे इफेक्ट आएगा। दूसरे पेपर में उन्होंने कहा कि देखिए आपने वर्ल्ड के बारे में तो बहुत जान लिया, अब आपको थोड़ा सा इंडिया रिटर्न होना पड़ेगा, इंडिया के बारे में जानना होगा। इंडिया में मॉनसून आता है तो किस प्रकार आता है, आपको पता होना चाहिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इतना फर्टाइल क्यों है, क्यों ज्यादा ईस्टर्न घाट पर ही सबसे ज्यादा डेल्टा है, वेस्टर्न घाट पर क्यों नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट सीढ़ी नुमा है, आखिर ये कैसे हैं। इन सारी बातों की हम चर्चा धीरे धीरे करेंगे। यानी आप देखिए कि फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी को मिला के एक प्रिंसिपल, एक निश्चित आयात अनुपात निकल के आता है कि वो प्रिंसिपल्स क्या है जो फिजिकल के साथ साथ ह्यूमन पर इंपैक्ट लेकर आएंगे। और ह्यूमन पर इंपैक्ट लेकर आएंगे तो क्या, तो ज्योग्राफी को आपको पढ़ने का नजरिया होना चाहिए कि आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस एक बात यही रखूंगा कि कैसे माउंटेन्स बनते हैं, कैसे माउंटेन्स नहीं बनते हैं। यानी सबसे पहली थ्योरी मैं आपको रखूंगा वो वैगनर की थ्योरी होगी कि वैगनर की थ्योरी क्या है, क्या नहीं है। मैं ये आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से ज्योग्राफी को आगे पढ़ना है, किस प्रकार से नहीं पढ़ना है। मैं ज्योग्राफी के बारे में यही बताना चाह रहा था। और अब ज्योग्राफी की वीडियोस अपलोड होंगी, वो चाहे वो जीएस में हो चाहे वो ऑप्शनल्स में हो। ऑप्शनल में मैं मेन टॉपिक्स की रखूंगा और जीएस की मोस्टली कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अभी तक मैं काफ़ी बिजी था क्योंकि एक महीने में काफ़ी बिजी रहा हूँ, इसलिए आपके लिए मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी डाल दिया करूँ, जिससे आपका एक ज्योग्राफी पढ़ने का नज़रिया चेंज हो और ज्योग्राफी में आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। धन्यवाद।